नमस्कार साथियों, कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को। मेरा नाम राधिका है। मेरे सास ससुर के सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से मेरे पति बड़े थे और एक मेरे पति से छोटा यानी मेरा देवर राहुल था। मेरी शादी को अभी 1 साल ही गुजरा था कि मेरे देवर ने दूसरे देश में रहते हुए ही एक लड़की से शादी कर ली। इस बात पर हमारे परिवार में बहुत ड्रामा बना कि उसने किसी को बताए बिना ही वहां पर लड़की भी पसंद कर ली और उससे शादी भी कर ली। जब भी कहते कि वापस क्यों नहीं आते हो तो कहता था कि काम बहुत ज़्यादा है। वह एक होटल में काम करता था, उसके बिना कौन सा होटल बंद हो जाता। जितने मुंह उतनी बातें। वक्त गुजरता रहा, फिर उनके यहाँ एक बेटी पैदा हो गई जिसके फोटो उसने व्हाट्सएप पर भेजे थे, लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आ रहा था। हमारे घर में हर टाइम यही बात होती रहती थी। इसी तरह से साल गुजरते गए, यहाँ तक कि उसकी बेटी 14 साल की हो गई। फिर उसने अचानक कहा कि हम लोग इंडिया वापस आ रहे हैं। मेरी सास तो गुस्से में थी, लेकिन बेटे की वापसी के बारे में सुनकर माँ का दिल भर आया। आखिर माँ तो माँ होती है। जब वो लोग वापस आए तो राहुल को देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि जब गया था तो बिल्कुल जवान और खूबसूरत हट्टा कट्टा था और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी की हसीन बहारें देखकर बूढ़ा हो गया हो। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लगता ही नहीं था कि वो 14 साल की बच्ची की माँ है। इस कदर खूबसूरत और देखने में बहुत ज्यादा जवान लगती थी। उसका कद बहुत लंबा था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। सब कह रहे थे कि बाहर देश से आई है तो इसी वजह से इस तरह के कपड़े पहनेगी। अपनी देवरानी को देखकर मैं जलकर राख हो गई थी। मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन वह इस कदर खूबसूरत और एक बच्ची की माँ भी थी, लेकिन फिर भी इतनी प्यारी लगती थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन मेरा हाल तो पहले बेटे पर ही ऐसा हो गया था कि जैसे मैं 2 नहीं बल्कि 10 बच्चों की माँ हूँ। खैर, वह अच्छी थी और उसके साथ मेरी बातचीत भी अच्छी चल रही थी। उनको कमरा दे दिया गया और मेरे देवर ने कहा कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे। मेरी सास ने बाद में उनको मीठे मीठे ताने दिए कि सारी जिंदगी परदेश में गुजार दी और अब यहाँ पर आ गया है। अब ये साल तो वापस नहीं आएंगे ना, जो हमने तेरी जुदाई में गुजार दिए। बिना बताए तुमने शादी भी कर ली और अपनी पोती को अब देख रहे हैं जब वह जवान हो गई है। कुछ सालों बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। हमने तो उसके साथ वक्त ही नहीं गुजारा, मगर मेरे देवर के पास हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था, काम छोड़कर नहीं आ सकता था। मेरी सास ने गुस्से में कह दिया कि वेटर बनकर फिरता रहता है वहां पर। वेटर का भला ऐसा कौन सा काम होता है जो तू छोड़कर यहां नहीं आ सकता था। देवर को भी गुस्सा आ गया और बोला कि अब वापस आ गया हूं तो क्या बातें ही सुनाती रहोगी। तुम कहती हो तो फिर से वापस चला जाता हूं। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने भी उसे माफ कर दिया। वह भी घर में सुकून से रहने लगे। घर बहुत बड़ा था। मेरा देवर यूं तो वेटर था, लेकिन वह हमेशा बहुत ज्यादा पैसे घर में भेजा करता था। उसके वहां होते हुए ही हम लोगों ने यह घर बनाया था। उस घर में उसका हिस्सा भी था। फिर से हम लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन फिर मैंने घर में अजीबोगरीब बातें नोट की कि जैसे मेरी देवरानी कभी भी रात का खाना हम सबके साथ में नहीं खाती थी। जब देवर से पूछते थे कि क्या बात है, वह कहाँ पर है, उसको खाना नहीं खाना क्या, तो वह कहता था कि वो अपने कमरे में ही खा लेगी। मेरी सास कहती कि भला यह क्या बात हुई, क्या वह कोई नई नवेली दुल्हन है। उसकी शादी को 17 साल होने वाले हैं। हमारे साथ बैठकर खाना खा लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा देवर पता नहीं छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता था। कहता था कि उसे इस माहौल की आदत नहीं है। यूं तो वह भी हिंदू थी,
और उसके माँ बाप भी इंडिया के ही थे, लेकिन शायद बाहर के माहौल को कुछ ज्यादा ही उसने सर पर सवार कर लिया था। मगर फिर एक दिन यह पता चला कि मेरी देवरानी रात को घर पर नहीं होती है, क्योंकि मैं एक दिन उसके कमरे में कुछ लेने के लिए गई तो वहां पर वह नहीं थी। उसकी बेटी से पूछा तो उसने डर कर कहा कि मम्मी बाथरूम में है, लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ था और बाथरूम में कोई था भी नहीं। यानी कि रात होते ही मेरा देवर अपनी पत्नी को कहीं गायब कर दिया करता था, और अभी उनको भारत आए हुए 1 महीना ही हुआ था। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसका कोई कारोबार नहीं था। जब बाहर विदेश से लोग आते हैं उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन पैसे खत्म होने में देर ही कितनी लगती है। बाहर देश से आकर उन्होंने अपने कमरे के लिए भी काफी सारी चीजें खरीदी थी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। एक दिन सुबह सुबह मेरा पति और मेरी सास बैठकर बातें कर रहे थे कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। पहले तो हम महीने भर का सामान एक साथ में ले आते थे, लेकिन अब तो लगता है कि 1 हफ्ते का सामान ही लेना पड़ेगा। तब तक हफ्ता गुजर जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे। तो मेरे देवर ने झटाक से कहा कि महीने का ही सामान लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मेरे देवर ने उनके सामने पैसों का ढेर लगा दिया और कहा कि 1 नहीं 2-3 महीनों का सामान लेकर आओ। मैं हैरान थी कि ये लोग बाहर विदेश से आए थे और यहाँ आकर खर्च भी बहुत कर चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पास इतने पैसे कैसे बच सकते थे। बाहर से तो और भी लोग आते हैं, उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। कौन सा ये लोग अमेरिका में थे, अरे ये तो दुबई में रहते थे और वहां की करेंसी में इतनी ताकत तो नहीं होती। डॉलर कमाकर तो नहीं लाए थे ये लोग। खैर, पैसे आ रहे थे तो क्या किया जा सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरी देवरानी रोज रात को कहां जाती थी। एक दिन तो मैं ये देखकर हैरान ही रह गई थी कि मेरी देवरानी के पास दुल्हन का जोड़ा था, जिसको वह अलमारी से निकालकर प्रेस कर रही थी। रात के 8 बजे का वक्त था। उसको दुल्हन बनकर क्या करना था। फिर मैंने सोचा कि शायद अपने पति के लिए दुल्हन बन रही होगी, लेकिन वह दुल्हन बनकर वहां से गायब हो गई और घर में कहीं पर भी नहीं थी। मैं फिर कोई बहाना बनाकर उसके कमरे में गई। इस बार भी उसकी बेटी ने कहा कि मम्मी बाथरूम में है, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि झूठ बोला जा रहा है मुझसे। मेरी देवरानी रात को दुल्हन बनकर कहां गई थी, यह क्या हो रहा था। उनके पास इतने सारे पैसे थे। मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि ये सारे पैसे मेरी देवरानी कमा रही है, और औरत इतने सारे पैसे सही तरीके से कमा ही नहीं सकती थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन देवरानी किचन में खड़ी थी और मुझे कहा कि मेरी बेटी के लिए भी बर्गर बना दो, उसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि खुद ही बना लो, मुझे देर हो रही है, सामान सारा यहीं पर रखा है। उसने कहा कि मुझे बनाना नहीं आता। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो उसने कहा कि मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं है। वो बड़े आराम से ये सारी बातें कह रही थी। इसके अलावा भी उसे घर का कोई काम नहीं आता था। उसे अपनी बेटी के बाल तक बनाने नहीं आते थे। उसकी बेटी मेरे पास आ जाती थी। मेरी तो कोई बेटी थी नहीं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहने लगी कि आप मेरे बहुत प्यारे बाल बनाती हो। आप मेरे बाल बनाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी महल की प्रिंसेस हूँ। मेरी मम्मी को इतने प्यारे बाल बनाने नहीं आते। मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी रोज रात को कहाँ जाती है। तो वह बच्ची कहने लगी कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। एक तो हम इस अजीब सी जगह पर आ गए हैं, मेरी यहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं है, पर मम्मी कहती है कि हम यहाँ से बहुत जल्द वापस चले जाएंगे, 2-4 महीने ही लगेंगे। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो कहा था कि वह हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन बच्ची कह रही थी कि 2-4 महीने का काम है, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। ऐसा उन लोगों को यहाँ क्या काम था
मेरा देवर तो सारा दिन घर पर ही बैठे रहता था, झूठ बोलता था कि कारोबार करता हूँ। मैंने बातों ही बातों में यह सारी बात अपनी सास को बता दी और मेरी सास ने घर में शोर मचा दिया और मुझे पता था कि वह यही करेगी। मैंने जानबूझकर उनको ये बात बताई थी। मेरी सास ने फिर से अपने बेटे से शिकवा करना शुरू कर दिया कि 18 साल बाद शक्ल दिखा रहा है और अब भी यही कह रहा है कि 4 महीने बाद वापस चला जाऊंगा। परदेश में कौन है तेरा? तूने तो कहा था कि लड़की के माँ बाप भी नहीं है, तो फिर यह तुझको वहां पर ले जाकर क्या कराना चाहती है? क्या वहां पर यह कोई काम करती है? तो मेरे देवर ने कहा कि नहीं, यह कोई काम नहीं करती। तो फिर उसने ऐसा क्या किया है कि तू पागल हुआ जा रहा है? अरे तेरे भाई बहन यहाँ पर है, तेरी माँ यहाँ पर है, तेरा घर बार यहाँ पर है और तू हमें छोड़कर विदेश जाना चाहता है। लोगों के आगे से बर्तन उठा उठा कर नहीं थका जो फिर से वहां पर जा रहा है। मेरे देवर को पता नहीं क्या हो गया था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा था। उसने कहा कि मेरी पत्नी यही चाहती है कि मैं वापस जाऊं, यह मेरी अपनी मर्जी है। और मैंने पहले आपको यह बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हम लोग जितने दिन यहाँ पर हैं, हमें तुम चैन से रहने नहीं देते। पता नहीं यह दोनों पति पत्नी यहाँ से क्यों जाना चाहते थे और यह कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहे थे। मेरी देवरानी रोज रात को घर से गायब हो जाती थी और एक दिन तो मुझे इस बात का यकीन हो गया जब हम सब लोग बहुत ही सुकून से सो रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज भूकंप के झटके आए। सब लोग घर से बाहर निकल आए, यहाँ तक कि पड़ोसी भी, और सब लोग गार्डन में आ गए। लेकिन मेरी देवरानी घर से बाहर नहीं निकली। मेरी सास ने अपने बेटे को कहा, यानी मेरे देवर को कहा कि बहू को भी बाहर लेकर आ जा। उसे क्या अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? कहीं उस पर छत ही ना गिर जाए। तो पहले तो मेरे देवर के पास कोई जवाब नहीं था। फिर वह कहने लगा कि वो गहरी नींद में सो रही है। सास बोली, यह क्या बात हुई? तू खुद बाहर आ गया है और अपनी पत्नी को वहीं मरने के लिए छोड़ आया। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है या कोई झगड़ा हुआ है जो उसको मौत के मुंह में छोड़कर आ गया? मेरा देवर ऐसे खड़ा था कि जैसे टस से मस ही नहीं हो रहा था। मेरी सास ने मेरे पति को कहा कि जाओ तुम छोटी बहू को बाहर बुला कर लाओ। मेरा पति जाने लगा तो देवर ने कहा कि रहने दो, भूकंप रुक गया है, आप लोग भी अंदर चलिए। इस तरह तो होता ही रहता है, इतने छोटे से भूकंप से कोई घर नहीं टूटता, ऐसे छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। हम सब हैरान थे कि उसे अपनी पत्नी की कोई परवाह ही नहीं है। इतना तेज भूकंप था कि सारा मोहल्ला बाहर आ गया और ये अपनी पत्नी को अंदर छोड़कर आ गया। उस पत्नी को जिससे उसने अपनी पसंद की शादी की थी और जिसके लिए यह हम सब की बात भी नहीं मानता था। मैं समझ गई थी कि यह झूठ बोल रहा है। उसकी पत्नी घर में थी ही नहीं। अगर उसकी पत्नी घर में होती तो यह कभी भी उसको अकेले छोड़कर बाहर नहीं आता। मेरे पति से पसंद की शादी नहीं थी। हम लोग झगड़ा भी बहुत करते थे और हम एक दूसरे को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरा पति कभी भी मुझे ऐसी हालत में छोड़कर खुद बाहर नहीं भागता। रात का वक्त था तो मुझे मेरे देवर के कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। कोई लड़की रो रही थी। यह तो उसकी बेटी की आवाज थी। मैं अंदर चली गई कि ऊपर वाला रहम करे, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने देखा कि वह छोटी सी बच्ची बेचारी रो रही थी। मैंने पूछा, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि मम्मी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा को किसी का फोन आया था, वह फोन सुनते सुनते बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, वहां तुम्हारे भाई भी हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी गई कहाँ है? तो उसके मुंह से निकल गया कि मेरी मम्मी तो मिशन पर गई है। मैंने कहा, क्या मतलब और कौन से मिशन पर गई है? मुझे इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह वैसे ही मासूम सी थी
उसे किसी बात का पता नहीं होता था। सारी जिंदगी बाहर के देश में रही थी। यहाँ आकर उसका दिल बहुत परेशान रहता था और वह वापस जाना चाहती थी। कहने लगी कि मम्मी इसी घर में मिशन पर गई है, साथ वाले कमरे में। मैं हैरान हो गई क्योंकि साथ वाला कमरा तो मेरे ससुर का था और वह इस दुनिया से जा चुके थे। इसीलिए मेरी सास भी अब दूसरे कमरे में सोया करती थी। यह कमरा तो काफी सालों से बंद था। फिर वहां पर मेरी देवरानी आखिर क्या कर रही थी? मैंने उस बच्ची को अपने बेटों के कमरे में भेज दिया। वैसे भी वो उस समय टाइम पास के लिए बैठे कोई वीडियो गेम खेल रहे थे। मैंने सोचा कि उसका भी दिल बहल जाएगा और खुद ससुर के कमरे की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरी आंखें फटी रह गई। उसका दरवाजा खुला हुआ था, जबकि यहाँ पर तो हम लोग ताला लगा कर रखते थे। घर का कोई फालतू सामान भी यहाँ पर रख दिया करते थे। मेरी सास भी कहती थी कि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरा उस कमरे में रहने का दिल नहीं करता, उनकी याद सताती है। वह दूसरे कमरे में रहती थी। लेकिन जब मैंने उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गई। अंदर तो मेरे ससुर के जैसा ही कोई बूढ़ा इंसान खड़ा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके सफेद बाल थे और उसने पैंट कोट पहन रखा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे ससुर ही खड़े हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह तो इस दुनिया में थे ही नहीं। मेरी देवरानी भी वहीं पर थी और वे दोनों आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे कोई बड़ी ही जरूरी बात कर रहे हों। मैं भी कमरे में अंदर चली गई और वे मुझे देखकर घबरा गए। मैंने कहा कि कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? पता नहीं कौन था, सामने से इंग्लिश बोलने लगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मेरी देवरानी से इंग्लिश में बात की और वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मेरी देवरानी ने उसे हाथ से इशारा करके भागने से रोक लिया। मैंने कहा कि कौन हो तुम और इस समय हमारे घर में तुम्हारा क्या काम है और तुम अंदर किस तरह आए? मैं बोलती रही तो मेरी देवरानी ने आकर मुझे रोका। बस कर दो भाभी, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? रात के इस वक्त तुम इस बंद कमरे में एक गैर आदमी के साथ अकेले में क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर और कौन है ये आदमी? मेरी देवरानी ने अपना सर पकड़ लिया और फिर उसने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट की एक जासूस हूँ और मैं यही काम करती हूँ, लेकिन किसी को भी यह बात पता नहीं है। आपके देवर ने मुझसे भले ही मोहब्बत की शादी की है, लेकिन इसके लिए मैं अपना काम और अपना फर्ज तो कुर्बान नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं वहीं विदेश में रही। मैं अभी इंडिया वापस आना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा काम ही कुछ इस तरह का था। फिर मुझे यहाँ का एक प्रोजेक्ट मिल गया जो बहुत गंभीर था। मैंने अपने पति से कहा कि चलो इंडिया चलते हैं, साथ ही साथ तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेंगे। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे जासूसी करने रात को ही जाना पड़ता है। मैं अलग अलग भेष बदल कर जाती हूँ। एक बार तो मुझे एक शादी में जाना था, इसलिए मैं दुल्हन के जोड़े में गई थी ताकि कोई मुझे पहचाने ना। मुझे मालूम था कि उस दिन भी आपने मुझे देख लिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आप इस तरीके से इस तरह से मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। जासूसी के फील्ड में काम पूरा होने पर गवर्नमेंट हमें सैलरी के साथ साथ इनाम की मोटी रकम भी देती है, इसलिए हमें कभी पैसों की कमी नहीं हुई। आपका देवर बहुत अच्छा है और मेरे काम में हमेशा मेरा साथ देता है। मेरे फर्ज को निभाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी। वो वहाँ विदेश में कोई खास काम नहीं करते, बस उनका छोटा मोटा कारोबार है। सच कहूँ तो वह वहाँ विदेश में बस मेरे लिए ही रहते थे, क्योंकि मैं वह इलाका नहीं छोड़ सकती थी। आप मुझे मेरा फर्ज निभाने दो, मेरे फर्ज के रास्ते में मत आओ। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। बस आप ये समझो कि हम लोग जागते हैं तो आप लोग सुकून से यहाँ सोते हो। ऐसा ही कुछ हमारा काम है। आज मुझे अपनी देवरानी पर बहुत गर्व और बहुत फक्र हुआ कि वह
इतना अच्छा काम करती है। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा से तुम्हारे मामले में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी दखल नहीं दूंगी और ना ही कभी कुछ बोलूंगी, और अगर तुम कहीं गई होगी तो पीछे से सारा मामला मैं खुद संभाल लिया करूंगी। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम वाकई बहुत बहादुर औरत हो। तभी तो वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। उसे अपने आप को बहुत ही खूबसूरत और फिट रखना होता था। इसके बाद मैं उसके काम के बीच में नहीं बोली। कुछ दिनों बाद उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उन्हें फिर से दुबई वापस जाना था। तब तक मैंने भी अपनी सास को समझाया कि उनको जाने दो, उनकी अपनी जिंदगी है। फिर वे लोग वापस दुबई चले गए, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम अब वह अपनी फैमिली से तो मिलने आते रहते हैं। कभी कभी शक इंसान को कहां से कहां ले जाता है, और कभी सोचती हूं तो खुद पर शर्मिंदगी होती है कि मैं कैसे उसके पीछे पड़ गई थी और न जाने उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप सोच लिया था। हालांकि देखा जाए तो उस समय पर मेरा इस तरीके से सोचना गलत भी नहीं था और मेरा शक करना भी सही था, क्योंकि उस समय तक मुझे अपनी देवरानी के काम के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने मुझे फौरन माफ़ भी कर दिया। उसके बाद मैंने भी ये आदत छोड़ दी। अब मैं किसी के मामले में नहीं बोलती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, चलिए मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन एक पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।